लगता यूं है कि आवाम के लिए आते हैं, लेकिन फिर तासुर ये उभरता है कि कुछ शख्सियात के लिए आ रहे हैं। हाँ, उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि इसके ज़िम्मेदार भी पॉलिटिशियंस हैं। उसके ज़िम्मेदार इसलिए पॉलिटिशियंस हैं कि वो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं लेकर आते। ये वन मैन शो, एक फैमिली, आप अगर 2 फैमिली क्रिएट हो चुकी है और मतलब जब तक विद इन पार्टी प्रोसेस, जिस तरह हम कहते हैं अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस, तो अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। या देखिए, मतलब वो जेलों में जाए तभी वो मेच्योर होंगे, या जेलों में जाए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी जेल में नहीं गए, हमारे मुल्क बना दिया उन्होंने। जो गालिबन ये जो नैरेटिव बनाया जाता है जब तक आप जेल नहीं जाएंगे बड़े सियासतदान नहीं बनेंगे, इसकी नफी कैसे की जाए? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ये बात तय कर दी गई थी कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम जो है किसी सूरत में नहीं रोकेगा। तो कहाँ जाएगा फ़लस्तीन का मामला? मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, ये क्या फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जाएगा, या आपको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पहले भी मैं क्योंकि पीस का आदमी हूँ, तो मैं लड़ाई और कब्ल अज़ वक़्त लड़ाई का कभी भी कायल नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई के बाद हम अपने पैसे ज़ाया करते हैं, लड़ाई से पहले उस पैसे को हम अपनी अपनी उसे ताकत बनाने की कोशिश करें और जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी कुछ भी नहीं होगा। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और ये है क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव। आज पूरे एक साल बाद हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक साल पहले ही आ चुके हैं स्टूडियो, इसी स्टूडियो पे, इसी जगह पे इंटरव्यू हमने उनका किया था, और आज फिर से हमने उनको रहमत दी है। वो इसलिए क्योंकि एक साल में बहुत तब्दीलियां हो गई हैं और बहुत से हवालों से। पिछला पॉडकास्ट जो मैंने इनको साथ किया था थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होना चाहिए, यही गुफ्तगू का महवर था, यही गुफ्तगू जो थी इसी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। लेकिन आज मैंने उनसे जो है दरख्वास्त की है, बहुत मसरूफ़ इंसान है और मेरे प्रोफेसर भी रह चुके हैं और बाकायदा पढ़ाते भी हैं और बच्चों के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, ख़ासतौर पे जो कौम के बच्चे हैं कि किस सम में जा रहे हैं। एक हसास नेचर के इंसान हैं, चीज़ों को बहुत महसूस भी करते हैं, करना भी चाहिए आज के दौर में और हमेशा करना चाहिए। बेहिसी बहुत बुरी चीज़ है और उसके हवाले से फिर सोचते हैं, लिखते हैं, मोहतात लिखते हैं, लेकिन अपनी बात पहुँचा देते हैं। जो समझ रखने वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हमारी खुशनसीबी है, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शुजात हुसैन साहब, और ये डीन भी रह चुके हैं इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया साइंसेस के, अभी भी पढ़ा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, बहुत से सेमिनार्स, बहुत से कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। मुशाहिद हुसैन साहब से उनके बहुत प्रभावित रहे हैं, सीनियर सियासतदानों से उनके ताल्लुकात रहे हैं, वहाँ पे भी ताल्लुकात रहे हैं जहाँ पे सबके ताल्लुकात होते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत गहरी गहरी बातें कर जी। दी हैं। ज़रा सा खैर, एक मैं तस्हीह हम्म। करना ज़रूर चाहूँगा। इकरा यूनिवर्सिटी में मैं डीन नहीं था, हेड ऑफ अच्छा, डिपार्टमेंट हेड ऑफ था। डिपार्टमेंट, ओके। और ये एक बात है, बस इसकी ज़रूरत ठीक है। है। जी, आप वाकई देखिए, इंसान को हसास होना चाहिए हम्म। और हसासियत जो है वो सोचने, समझने, गौर और फ़िक्र से ही आती है। और इंसान का तो मेरा ख़्याल मतलब ही यही है कि वो चीज़ों पे, कायनात के राज पर, इंसान अपने ऊपर, दुनिया पे होने वाली चीज़ों पे नज़र रखे, गौर फ़िक्र करे, देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा तो सिर्फ़ एक ही सवाल होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चाहे वो सियासत हो, माशरत हो, तालीम हो, हम्म। तरबियत हो, हम्म। साइंस हो, जब चीज़ें हो रही हों तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वहीं से सब कुछ फिर शुरू हो बिल्कुल, जाता वहीं से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत सी मायूसी की भी सूरत हाल है, आप भी आगाह हैं। है। जी जी। महंगाई की क्या सतह है, जंग के बाद चीज़ें कहाँ चली गई हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं। इंसान जब घर से बाहर निकलता है ये सोचता है कि कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा। लोग अपनी कटौतियाँ भी कर रहे हैं, अपने अखराजात में कमी भी ला रहे हैं। इस सब के अंदर उम्मीद की किरण क्या है सर? उम्मीद की किरण तो ये पाकिस्तान है हम्म। कि, आप और पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वजह से ये बात कह रहे हैं, वाकई आपको लगता है पाकिस्तान उम्मीद है? बिल्कुल पाकिस्तान उम्मीद उम्मीद है, है। बिल्कुल है। सही। और आप बताइए, आपकी शनाख्त है क्या? हम्म। उन लोगों के लिए उम्मीद है जिनका और कोई कुछ नहीं है। सही। यही आखिरी हमारी जगह है, पनागाह है। इसी में हम आए थे, यहीं के लोगों ने मुल्क बनाया है, ठीक है।
और मुल्क बने हुए भी 80 साल होने को आ रहे जी, हैं, बड़ा बुढ़ापा हो जाता है। बूढ़ा के बाद जहनी तौर से बहुत जवान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर विजडम आ जाती है, फिक्र आ जाती है, गलतियों से सीखने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो अगर कोई बूढ़ा आदमी फिक्रमंद ना हो, अपनी खामियों को, कोताहियों को ना समझ पाया हो और दुरुस्तगी की तरफ ना जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि वो बूढ़ा हो गया। ठीक है। तो अगर अब हर एक के ऊपर है समझने पे कि पाकिस्तान चीज़ों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा। अगर गलतियों और कोताहियों को हम एड्रेस करेंगे तो उम्मीद जो है वो एक बाकायदा एक अच्छा सा सही। नतीजा देगी, और अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर जो उम्मीद है शायद वो भी दम तोड़ उम्मीद दें। किससे, हुक्मरानों से रखी जाए, आवाम से रखी जाए, किससे रखी जाए? देखिए, उम्मीद तो सबसे पहले इंसान अपने आप से रखता है। तो अपनी उम्मीद रहेगी तो उसको वे आउट्स नज़र आते हैं कि भाई ये भी मैं कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। अब मैं ये काम कर लूँ तो उसके लिए रियासत फैसिलिटेट करती है। तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर होता है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि एक शख्स अगर कुछ करना चाहता है तो उसके लिए वो तमाम आसानियाँ पैदा करे जहाँ इंसान कुछ कर ले, और जब फ़र्द करता है तो वो मिलके फिर माशरा कोई ना कोई मेहनत करता है। तो ये टू वे प्रोग्राम है, अकेले कोई कुछ नहीं तो कर आपको सकता। लगता है रियासत ने अब तक की जिम्मेदारी पूरी निभाई है? हाँ, अब ये है कि रियासत अब तक काम भी करती रही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कहना चाहिए कि चीज़ों की यकसुई नहीं है। ठीक है। अगर आप सियासत में ले लें तो एक जो 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 कहना चाहिए कि पॉपुलर वे ऑफ गवर्नमेंट है, वो जमहूरियत है। तो जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी हो। सही। अच्छा, अब अगर अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब कहीं फॉल्ट है। अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी से आपका मतलब ये है कि 5 साल मुकन्नना अपनी मुद्दत पूरी करे या वजीर आजम 5 साल मुद्दत पूरी करे? नहीं, अनइंटरप्टेड से मुराद ये है कि प्रोसेस जो है पॉलिटिकल, वो जो भी आइन ने उसे मुकर्रर कर दिया है 5 साल या आने वाले वक्त में 4 साल भी हो सकता है, वो अपना वक्त पूरा करे, असम्बली पूरा वक्त पूरा करे, और वही पार्टी जो है वो फिर इलेक्शन के लिए जाए, वापस अपोजिशन के साथ मिलके कंटेस्ट करे, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसका बेहतरीन मिसाल लोगों को बुरी लगती है लेकिन इंडिया है हमारे सामने, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में भी किसी हद तक बाद में सूरत हाल बेहतर हुई, तो उसके नताइज बेहतर आए। और जब जमहूरी कुव्वतों को भी वो अगर अनडेमोक्रेटिक हो जाते हैं तो उसके नतीजे भी वही निकलते हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक एवोल्यूशन वो ना हो। तो मैं ये जब कहता हूँ अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल और वो कुव्वतें भी जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ आ जाती हैं, वो गैर जमहूरी हाँ, हुकूमतें। गैर जमहूरी हुकूमतें, और वो भी हुकूमतें जो जमहूरी होती हैं लेकिन फिर वो डिक्टेटर बन जाती हैं, वो भी मुल्क के लिए उतनी ही यानी नुकसान होती हैं। जमहूरियत सिर्फ एक नारा है, जी। इंसान के अंदर डिक्टेटरशिप होती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी सूरत में। मतलब मफाद के तौर पे आइन की बात की जाती है, मफाद के तौर पे कानून की बात की जाती है, असेंबली की बात की जाती है। 26वीं 27वीं तरमीम के आपके हवाले से मिसालें मौजूद हैं, उससे पहले भी 18वीं तरमीम के हवाले से। लगता यूं है कि ये आवाम के लिए आते हैं, लेकिन फिर तासुर ये उभरता है कि कुछ शख्सियात के लिए आ रहे हैं। हाँ, उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि इसके ज़िम्मेदार भी पॉलिटिशियंस हैं। उसके ज़िम्मेदार इसलिए पॉलिटिशियंस हैं कि वो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं लेकर आते। ये वन मैन शो, एक फैमिली, आप 2 फैमिली क्रिएट हो चुकी है, और मतलब जब तक विद इन पार्टी प्रोसेस, जिस तरह हम कहते हैं अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस, तो अनइंटरप्टेड पॉलिटिकल प्रोसेस पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। पार्टी में प्रोसेस ना होने की वजह से आप ये देख रहे हैं कि वो कुछ शख्सियात होती हैं, वो अपने आप को वहाँ पे जमाने के लिए फिर 18वीं तरमीम भी कर देती हैं, और फिर वो 28वीं तरमीम के लिए कोशिश करती हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इंटरनली पार्टी के अंदर वाकई जमहूरियत हो, तो मैं ये समझता हूँ इस तरह की तमाम कुव्वतें मैं बहुत कमज़ोर हो सिंपल जाएंगी। कर देता हूँ इस सवाल को। जमहूरियत मुक़्तदरा को क़ुव्वत बख्श रही है, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हाइब्रिड सिस्टम नॉर्मल है, या ये एक एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये एनॉमली जिसको आप कहते हैं, ये वो है, या मौजूदा जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इसकी ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पाकिस्तान की जो पोजीशन है, वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा
वाइब्रेंट है। अच्छा, चाहे यहाँ पे जमहूरी हुकूमतें हों, चाहे फ़ौजी हुकूमतें हों, सही। उनको रीजन के हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसी हुकूमतें बहुत मजबूत हो जाती हैं जहाँ पे मुक़तदरा और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें हम-आहंगी होती है। इसकी मैं पहले भी ये मिसाल देता आया हूँ कि जब भी देखें कि जब भी कोई मार्शल लॉ लगे, 3-4 जो भी मार्शल लॉ लगे, उसमें मुल्क में चाहे कॉस्मेटिक तब्दीलियाँ और स्ट्रॉन्ग हुआ, वो नज़र आता था क्योंकि दोनों जगहों पे वो फैसला करने में बहुत आज़ाद होते थे। अच्छा, इसका जवाब अब आपका जो दूसरा सवाल था उसमें आ जाएगा कि आपने कहा ये 3 साल, ये तो वो 3 साल की बात नहीं कर रहे, तीन पिछले आप 8 साल ले लीजिए। 8 साल ले 8 लें। साल ले लीजिए। चले नहीं, अभी की हम बात कर लेते हैं। अभी जो है वो बिल्कुल वही है जो जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि चले हाइब्रिड सिस्टम चल जाए, क्योंकि हर जगह के अपने एनवायरनमेंट होते हैं। अगर हम लोग बहुत जमहूरियत करते हैं तो वो चाइना में तो जमहूरियत का वो सिंबल नहीं है, बिल्कुल ठीक है? इवन रशिया, सोवियत यूनियन पुराना, और रशिया में इस वक्त नहीं मौजूद है, और इसी तरीके से अमेरिका में भी वो सिस्टम नहीं है तो जिसमें ऐसा हम इसमें एक चीज़ हो जी। सकती है ना, आइन को तब्दील कर दें। आइन तो जमहूरियत की बात करता है ना। अच्छा, मैं इसका हाँ, पहले जवाब जी, दे जी। दूं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हाइब्रिड में जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है। अच्छा होगा तो सब लोग कहेंगे फलां ने सब बहुत कर हाँ, दिया। अब अगर फर्ज करें ये सब बुरा हो जाता है तो मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि जिम्मेदारी कौन तो मैं लेगा? आपको बता देता हूँ, हाँ, सियासतदानों पे आता है। सियासतदानों पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियासतदानों पे किसी जगह पे स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, बस बिल्कुल। यही इसका जवाब है। तो अगर स्टैंड सियासतदान स्टैंड स्टैंड नहीं क्यों नहीं ले लेंगे, पा रहे वो? स्टैंड इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम उनकी पार्टियों में नहीं है, तो वो लोग अपने आप अपने वजूद के लिए ये सारा कुछ करते हैं, नहीं, अवाम के लिए नहीं कर या रहे। कोई मसलहत पसंदी कॉम्प्रोमाइज़ का शिकार नहीं, है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कंप्रोमाइज़ इस तरह कह सकते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं, मुझे ये लगता है कि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इनसाइट पे एक इजलास बुलाएं, सारे लोग उसमें शामिल हों, तो चंद जो टॉप के फैमिलीज़ हैं उनके अलावा सारे उनके एमएनएज़ और उनके जो रीजनल मेंबर्स होंगे वो कहेंगे कि ऐसी किसी हुकूमत में नहीं शामिल होना चाहिए जहाँ पर आपके पास इक़्तिदार और ताकत ना हो काम करने की, ठीक है ना? क्योंकि ये फैसले जो हैं वो मखसूस फैमिली 4-5-6 लोग अब करते मैं हैं, इस आपसे वजह से ये ऐसा मखसूस आप होता है। बात करें तो जी, मखसूस लेके बात करें। सबसे जी, पहले नवाज शरीफ साहब को तज़किरा जी, करता हूँ। जी, उन्होंने 2017 में जब उनको हुकूमत से निकाला गया, पनामा के बहुत ही मशहूर जी, केस में, जी, उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जी, नारा लगाया। बिल्कुल लगाया। आज 2022 से लेके 26 आ चुका है और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं बजट पेश हो रहा है। मतलब ये 5वां बजट है किसी हुकूमत को आप कह सकते हैं जी, कि जो जी, पेश कर रही है। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से नाज़रीन, मंसूर अली खान एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये दावा किया था कि वो ये इलेक्शंस हार गए थे। उनका ये दावा है, मुझे पता नहीं इसमें सदाकत है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो असम्बली का हिस्सा बने। और आपको याद होगा कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनके नज़दीक उनको मैंडेट उस तरह का नहीं मिला जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई को बनने को दिया। तो वो नवाज शरीफ जो पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था, अब शुजात साहब लगता ये है कि वो भी बहुत हद तक अपनी पार्टी का जहां मफाद आ रहा है, गालिबन मुबैना तौर पे वहां वो वोट के वोट को इज्जत दो के नारे से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं वो। हाँ, तो मैं तो आपको शुरू में कह चुका हूँ ना, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत ही नहीं है। मुझे आप बताइए कि हमें अपना 80 80s, लेट 70s 80s का ज़माना याद है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ मेंबरशिप्स किया करती थी। जी। तो मुझे तो नहीं याद कि मुस्लिम लीग ने अभी भी मेंबरशिप लेती हैं। नहीं, मेंबरशिप के लिए कैंपेन चलती हो, अच्छा, अच्छा। तो लोग आते थे, ठीक है ना? इंटरव्यूज होते हाँ, थे। इंटरव्यूज़ होते थे या शरीक होते थे अच्छा, और फिर वो मेंबर बनते थे, अच्छा, अच्छा, एक्टिविस्ट बन अच्छा, जाते थे अच्छा। पॉलिटिकल, और काम होता था। तो ना तो मुझे पीपल्स पार्टी में वो चीज़ें नज़र आती हैं, सिवाय 1-2 मज़हबी पार्टियों के, इसके अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं आता। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ किया है वो सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए कर रहे ठीक हैं। है। आप देखिए ना, मतलब क्या, मतलब आप स्ट्रक्चर देखें, वज़ीर आज़म, चचा, भतीजी, वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा, और इस पर सब बस नहीं संधि। चला तो डिप्टी वज़ीर आज़म। सही। मतलब इनकी पार्टी में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी ख्वाजा हैं, हाँ, माकूल जी, इंसान जी, है, जी। एहसन इकबाल साहब एहसन भी हैं, वो इकबाल है। पढ़े लिखे आदमी हैं। मुसद्दिक साहब बहुत जी, हैं जी, जो क्लाइमेट मुसद्दिक के साहब बहुत मिनिस्टर हैं। समझदार आदमी है, और भी क्लाइमेट नून के। लीग जी, के अंदर है, लेकिन जी, अब ये देखते हैं चेहरे वही हैं। लेकिन फिर हमने ये भी एक मिसाल देखी, उन्होंने शाहिद खाकान को वज़ीर आज़म बना दिया जी, था। जी, जी। ख्वाजा आसिफ को भी बनाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। तो वो कभी कभार दिखाने के लिए अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को बना भी देते हैं वज़ीर आज़म।
वो तो आपको पता है कि किस तरह शाहिद से खान से दोस्ती शाहिद आपकी खान तो बहुत किस अच्छी है वजह से, वैसे। हाँ मेरे तो हाँ कि कैसे बने थे, हाँ। क्या उठापटक हुई अच्छा, थी, तो वो मजबूरी मजबूरी में में बने थे वो। मजबूरी में बनाया, अच्छा, किसी को बनाना था। सही सही। तो सबसे ज्यादा जिसने जो जो क्लीन होता है पार्टी के अंदर उसको मतलब सामने ले एक आता शाहिद है। खान अब्बासी के वजीर आजम बन गया, जी आज वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, नहीं कितनी है। अजीब बात है ये। जी अजीब सी बात है। मतलब लगता ये था कि उसके हाँ बाद वो रहेंगे जी पार्टी के अंदर, जी उन्होंने जी अपनी पार्टी बना ली। अपनी पार्टी मिफ्ता में। इस्माइल साहब हाँ जो वजीर फाइनेंस जी बने थे जी पीडीएम की पहली हुकूमत में, जी डार साहब उनकी कुछ शिकवा शिकायतें जी हो गई थी, जी उन्होंने शिकायत लगा दी थी, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया वो था। छोड़ दिया था। तो मतलब ये पार्टी फैमिली आपके सर नजदीक ये हो गई है। दोनों दोनों अच्छा, में फैमिली है, सही। दोनों में फैमिली है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जी साहब पे। जी बहुत कोशिशें कर रहे हैं वो अपने वालिद साहब जरदारी साहब, फरमाया उन्होंने परसों जब ऐवान सदर में मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, तो तारीफ की बिलावल की मुबैना सियासी जी बलूगत की। तो जी जरदारी साहब ने फरमाया कि बेटे किसके हैं वो, तो वो जी तो अपना एक क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वहां पे भी यही इसी तरह का ही पूरा फॉर्मेट है। बिल्कुल। तो अ, फिर लोग फिर ये भी सवाल करते हैं ना कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग ऐसी है तो फिर तहरीक इंसाफ को ही वोट डाल दिया जाए, तो इसी वजह से तीसरी कुव्वत के तौर पे वो भर गई है। लेकिन जब वो उभरी है फिर भी उसके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसको कबूल नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए एक पॉपुलर जो नैरेटिव इस मुल्क में कभी भी कामयाब नहीं होने दिया गया, जो चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में आया हो, हम्म, चाहे वो एक एमक्यूएम की सूरत हम्म, में आया हो, और चाहे वो इमरान खान की सूरत में सही आया हो। सही। तो यहाँ पे ये मुल्क जो है ना खौफजदगी की कैफियत में गुजर रहा है। तो वो क़ुव्वतें जिसे आप मुक़्तदरा कह रहे हैं, उनको अगर कहीं पे ये महसूस होता है कि ये अवामी ताकत बन जाएगी और फिर हम अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, तो शायद एक वजह ये शाह है। साहब, कलेक्टिव विजडम जो होती है, जी जिसको आप पॉपुलैरिटी भी कह सकते हैं, क्या हमेशा सही होती है? देखिए मतलब मुझे आप मैं पसंद, आपको बताता मुझे आप पसंद हैं, पूरी कराची को आप पसंद है, लेकिन आपकी कुछ पॉलिसीज में विदाउट यूज में कुछ गलतियां हैं और वो शायद सही भी नहीं हो सकती, तो फिर क्या किया जाए उस सूरत देखिए में? मैं हाँ। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को ना हमें समझने की ज़रूरत है। आपने कह तो दिया, अवाम नास के लिए मैं बिल्कुल। बताना चाहता हूँ जो यंग हैं उनको शायद इसका ना, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट कलेक्टिव विजडम से ये होता है। कलेक्टिव विजडम जो है वो वो प्रोसेस से पैदा होती है। आप ये ना समझ लीजिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस ना किया गया हो और अवाम को हुजूम को छोड़ दिया जाए Interesting. और वो किसी भी मिथ में हम्म, किसी को के साथ हो जाए, तो आप उसे कलेक्टिव विजडम सही समझे। नहीं, सही ऐसा सही नहीं सही। होता। तो इसीलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में कलेक्टिव विजडम की कोई ज़्यादा अहमियत मैं नहीं आपकी समझता। बात का मतलब ये है अवाम रिएक्शन मोड में। हाँ अब मैं डायरेक्ट, अब आप क्योंकि डायरेक्ट नाम ले रहे हैं तो मैं पीटीआई का नाम ले लेता हूँ। तो अवाम का जो अगर वोट है सारा पीटीआई को, तो वो तो एक मिथ था कि एक ऐसे बॉलर हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, एग्रेसिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। सिवाय इसके और कुछ नहीं था, अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो वो एक मिथ चल रहा था और उसी में इलेक्शन उन्होंने किए और वो आ गए। और एकदम से अगर यही मिथ था तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सिर्फ एक सीट। मुनीफ फारूक साहब जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन है, जब इलेक्शन हुए थे 2024 के, तो वो अपने हवाले से ये तासुर देते हैं वो बहुत क्लोज हैं कुछ टू सर्टेन क्वार्टर्स। तो उनके सामने भी उन्होंने ये बात उनकी हमें बताई। बकौल उनके मुताबिक जब उनके सामने ये बात रखी गई कि इलेक्शंस में उनको अच्छे खासी सीटें मिली हैं, तो उसमें उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने उनको जो बड़े लोग होते हैं, जो उनको वो बड़े मतलब वो अपने आप को बताते हैं कि उनसे वो बहुत करीब हैं, तो उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए नशई भी तो होता है, तो वो भी तो जीत जाता है इलेक्शन, तो क्या हम उसको इख्तियार दे दें? अगर मुनीफ फारूक साहब की बात को सच मान लिया जाए कि ये सोच प्रेवलेंट है, परवेजिव है, रिगार्डलेस कोई भी पार्टी जीते, तो फिर अवाम अपना बुनियादी जो हक है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को मुंतखब करें, जरदारी साहब को करें, इमरान खान को करें, एमक्यूएम को करें, मौलाना फजल रहमान को करें, किसी को भी करें, तो वो तो हमेशा पामाल होता रहेगा फिर। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपने कलेक्टिव हाँ, विजडम की, कलेक्टिव देखिए कलेक्टिव विजडम में एजुकेशन रेट
कंसिडर होता है, क्वालिटी लाइफ उसमें शामिल होती है। क्वालिटी लाइफ मीन्स कि क्या अमन सुकून में रह रहे हैं, कि सोच और फिक्र जो है वो उनकी दुरुस्त होगी, या परेशान हाल में कोई फ़ैसला कर रहे हैं, क्या तालीमी इस्तेदाद इतनी है कि चीज़ों को समझ बूझ उनकी अच्छी हो, क्या वो पॉलिटिकल प्रोसेस में ख़ुद मौजूद भी हैं या नहीं हैं, चीज़ों में उनकी क्या राय है। हर जगह उनकी अगर एक ऐसी सोसाइटी जिसका जो सिस्टम में अपने आप को इवॉल्व करती हो, मैं नहीं कहता कि सारे लोग सियासत में आ जाएं, लेकिन एक अच्छा वक्त था पाकिस्तान का, या अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम अगर महसूस करें कि जो अलीगढ़ मूवमेंट के बाद पाकिस्तान की, तो बड़ी सोच समझ के लोगों ने पाकिस्तान बनने की मूवमेंट में हिस्सा डाला था। तो वो एक कलेक्टिव विजडम थी, ठीक है ना। कलेक्टिव विजडम की मैं एक और एग्जांपल बिल्कुल करंटली ईरान की दे देता हूँ मैं आपको। ईरान एक 40 साल के प्रोसेस से, उसके साथ मुखालफत, ये वो बदतरीन सूरत हाल में, सारी पाबंदियों के बावजूद एक विजडम उनमें ये आई कि हम सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है। मतलब अगर इस पूरी कहानी का कोई निचोड़ है, हाँ, तो वो ये हम सर सही नहीं है, झुकाएंगे किसी ठीक के है, गैर के सही सामने। है। आइए लड़ लेते हैं, आइए हम ख़त्म कर देते हैं, आइए आप हमें ख़त्म कर दें, रहेंगे फिर भी हम, कितनों को मारेंगे। तो ये कलेक्टिव विजडम होती है जो बड़े समझने के मुश्किल से इंसान में आती है। तो पाकिस्तान जो है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी अवाम को के फैसले को आप कलेक्टिव विजडम अभी कह सकते हैं। इसको ज़रूरत है मुसलसल पॉलिटिकल प्रोसेस को अनइंटरप्टेड होना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, एजुकेशन रेट को अच्छा करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ को करना, और एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जहां इंसान आज़ादी से सुकून से सो सकता हो। तो ये जब चीज़ें आइडियली होती हैं तो फिर कलेक्टिव विजडम की कोई अहमियत होती है। अदरवाइज ये भेड़ चाल है, इसको हम कलेक्टिव विजडम नहीं कह सकते। इंटरेस्टिंग, ये भेड़ चाल है। जी, और तो इसी का फिर फायदा गैर जमहूरी हुकूमतें बिल्कुल उठाती हैं ना इस ऐसे ही बात है, का। क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन एक मसला पीटीआई की वजह से ये है, तासुर ये उभरता है, तासुर के हमने देखा भी है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जी जो गालम गलोच कल्चर है, जी जी वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर ज्यादा है, लेकिन पीटीआई वाले इस बयानिए की मुखालफत में ये कहते हैं नहीं, क्योंकि आपको 90s की सियासत याद नहीं सर, 90s में हम छोटे थे, आप देख रहे थे क्या उस जमाने में अखबारात में इसी तरह की होता था कि नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे को गालियां बकते थे। बिल्कुल। राना सनाउल्लाह से एक बयान मंसूब किया जाता है, पीली गाड़ी पीली टैक्सी और पता नहीं क्या किया, इस तरह की बातें होती सुन हैं। लें, मैं आपको हाँ, ये मुझे मैं बताइए। बहुत ईमानदारी से हाँ, बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल कोई 20 साल से तालिब इल्मों से, यूथ से इंटरेक्ट है मेरा, जिसमें इंटर के बाद पास होने वाले बच्चों से लेके पीएचडी स्टूडेंट तक होते हैं, और असातिज़ा इकराम, एक माहौल होता है। ठीक है। देखिए, मैंने एमक्यूएम का बदतरीन दौर कराची का कहलाता है, 90s का। ठीक है ना, 90s का, 90s का। 80s, अर्ली 80s early एंड 90s, 90s, ठीक है ना। हमने ये देखा कि टीवी के ऊपर भी और तमाम जगहों के ऊपर अगर एमक्यूएम के मुतालिक कुछ ऐसा था कि ये थोड़े से वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी टीवी के ऊपर इनके किसी भी मेंबर को हमने ऐसा नहीं देखा कि उसने बदज़बानी की हो। एक आध वाक़या जो शुरू का था, वसीम अख्तर और एक दो लोगों ने किया था, उसके अलावा कहीं पे भी चले जाइए, किसी से भी बात कर लीजिए, इनके वर्कर से बात कर लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, जबकि बदतरीन दौर था, ठीक है ना। तो गुफ्तगू में, एहतराम में, लिहाज, ये सब चीज़ें मौजूद थी सियासत के अंदर। हालांकि उस वक्त बुरा माना जाता था कि ये एमक्यूएम वाले काफ़ी बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन अब अगर आप मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मुझे पीटीआई से कोई वो नहीं कि पीटीआई एक पब्लिक अगर उसे पसंद करती है तो मैं कोई नहीं होता उसकी मुखालफत करने वाला, लेकिन जो एक रवायत चली पीटीआई में, उसमें ये था कि किसी को इस काबिल ही ना छोड़ो कि वो दोबारा आपसे सवाल कर सके, और उसके लिए जिसको आप ट्रोलिंग कहते हैं, हाँ, इंटरनेट ट्रोलिंग आप कर रहे हैं, आप किसी के पीछे पड़ गए, आप सही ऐसी है। की है कि हमें यूनिवर्सिटी में भी वही नजर आती है, हमें गली कूचों में भी वही लेकिन नजर सर आती है। इसमें वो लोग भी हैं कि जो ज्यादातर तो नहीं, एक अच्छा खासा बुजुर्ग तबका भी है इसके अंदर। मैं आपको कह रहा हूं ना, हाँ। इन्होंने थीम क्या दी, हाँ। किसी को ऐसा मत छोड़ो कि वो दोबारा से आपके मुंह आए, उसके लिए गाली देनी पड़ी, बदतमीजी करना पड़े, मार पिटाई करनी पड़े, घरों तक जाना पड़े, जो करना चाहे करो। घर तक तो नहीं गए, लेकिन इंटरनेट घर की हद तक नहीं गए, हाँ, इंटरनेट इंटरनेट घर की हद से तक मुराद मेरी वो हाँ, नहीं मतलब थी उसमें कि चार दीवारी हाँ, पामाल चार करके दीवारी फैमिली पामाल, मेंबर्स को भी ले फैमिली आते मेंबर हैं। को भी शामिल सही किया। है, मैं समझ गया। अच्छा, तो वो बड़ी तो ये पीपल्स पार्टी नून लीग ने कभी नहीं किया 90s में?
मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जलसों में तकारीर कैसी होती देखिए थी? तकारीर नवाज शरीफ साहब की तकारीर तो मुझे कुछ हवाला देखें मिलता है। देखें इन सब लोगों ने की तकारीर में, और इवन ये तो छोड़ दीजिए जो पब्लिक तकारीर होती थी, असम्बली में भी हर दुनिया में हर जगह पे कुछ ऐसे सवाल जबान निकल आती है सही। जिसको कहा जाता है कि इसको अब आप काट दीजिए। ये इंसानी फितरत है, वो कुछ बोल लेता है। लेकिन बहसत मजमूई एक कल्चर जो डेवलप हुआ वो सिर्फ 1990 से लेके 2020 तक में उसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि मुझे महसूस होता है कि किसी हद तक वो पीटीआई है। लेकिन वो पीटीआई के लोग फिर ये कहते हैं, अब मेरी बहुत से लोगों से बात होती है कि एक आम आदमी से बदतमीजी ही कर सकता है ना, तो क्या हुआ, गालियां बक दी, ये लोग तो मुल्क खा रहे हैं जो पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं वाले, ये वो ये बात कहते हैं हाँ कि ये बयानिया है। ये बयानिया ना अक्सर लोगों का होता है कि अपने अगर चोरी छुपा। बच्चा बदतमीज है तो हाँ क्या हुआ, कोई हाँ बात नहीं, हाँ हाँ। बदतमीजी कर रहा हो गया, आपका उखाड़ लेता मैं है। आपको मिसाल दूं हाँ, ना, सियासतदानों से पूछो तो वो कहते हैं ये जो बिजनेसमैन है ना ये बड़ा करप्ट है, अंडर इनवाइजिंग करता है, ये करता है, वो करता है, वो रिश्वत ले लेता है। और अगर हम थोड़ा सा कर देते तो क्या होता है, सब लोग एक अपनी सही चीज़ों को ढांपने के लिए सही। करते हैं। लेकिन ये कोई इसका मतलब आप कह नहीं सकते, जवाज नहीं पैदा कर सकते कि ये सब आपका करना जायज़ है। तो मैं इस चीज़ को रद्द करता हूँ, इस नैरेटिव को। और माशरे को देखें, वो जो आप कह रहे हैं ना कलेक्टिव विजडम, ये इन सब चीज़ों से गुजरेगी। मैं समझता हूँ ये सब प्रोसेस है, एक वक्त आएगा कि लोग एक दूसरे का एहतराम करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि गाली गलौज किसी के घर तक पर्सनल लाइफ को पहुंचना, पर्सनल हाँ, लाइफ को मतलब इतना बुरा है कि आप सोशल मीडिया पे तो गुफ्तगू ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इतना इतना बुरा है। अच्छा, इसमें फिर आपकी बात का मतलब ये हुआ कि सियासी बलूवत या सियासी सफर अभी बहुत इमेच्योर है और इसका फायदा फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतें बिल्कुल उठाएंगी। ऐसे ही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं तो है। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, इनकी सियासतदानों की, सियासी वर्कर्स की, क्या किया जाए फिर इनका? या देखिए मतलब वो जेलों में जाएं तभी वो मेच्योर होंगे, या जेलों में जाए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी जेल में नहीं गए, हमारे मुल्क बना दिया उन्होंने। जो गालिबन ये जो नैरेटिव बनाया जाता है जब तक आप जेल नहीं जाएंगे बड़े सियासतदान नहीं बनेंगे, इसकी नफी कैसे की जाए? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में ये बात तय कर दी गई थी कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम जो है किसी सूरत में नहीं रोकेगा। तो चाहे फौजी हुकूमत आई, हाँ, चाहे वो सबने साथ दिया सबने उसको, चाहे लेके चले मिसाइल उसको। का जो बना बेनज़ीर गवर्नमेंट के दौर में, सबने इसके ऊपर या इत्तेफाक था। इत्तफाक किया। इसी तरीके से सोसाइटी बिल्डिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल पार्टीज और दीगर अवामी जो बेहतर लोग होते हैं, वो उनको मिल के किसी ऐसे चीज़ की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी जहाँ पर लेकिन फिर बात यही है कि जब तक स्टेट अपनी रियासत, ये जो ना जिसे कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की आती है, ये रियासत की आती है, जो रियासत को चला रहा होता है, उसको जो है ना सोसाइटी को के नॉर्म्स को बेहतर करने के लिए अवाम नास को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मैं बताऊं बुनियादी फैसिलिटेट करें वो। बुनियादी बात ये है कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाए और मेरे पैसे खर्च ना हो तो वो पैसे जो बचेंगे मैं अपने जाहिर बात, आसानी के लिए, जाहिर इसी बात। तरीके से बीमार पड़ जाएं तो हॉस्पिटल्स हों, इसी तरह से हर उस जगह पे जो ट्रांसपोर्ट हो, आसानियां हो, हाँ, तो फिर लोग सुकून में आते हैं, तो फिर उसका दिल चाहता है शाम में वापस आके किताब भी पढ़ ले। अब आप उन लोगों को क्या कहें कि जो किताब नहीं पढ़ते, क्योंकि जब वो घर से निकलता है, मैं बारहा एक मिनट सॉरी, मैं बारहा ये बात कहता हूँ पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के, कि जब यहाँ से लोग काम से निकलते हैं या यूनिवर्सिटी, स्कूल या ऑफिस जा रहे होते हैं तो उनके घरों में गैस नहीं होती, उनके घरों में लाइट नहीं होती, उनके घरों में पानी नहीं होती, जब बाहर निकलते हैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं होते। आम आदमी बेचारा आम आदमी बेचारा बसों के ऊपर लटक के या बैठ के जा रहा होता है, जहाँ वो जाता है जब वापस आ रहा होता है फिर भी उसी कैफियत में वो घर पहुंचता है। ऐसे इंसान से आप कोई अच्छी की उम्मीद ना रखें। अब ये रियासत का काम है, लोग ये भी कहते हैं, बात कहीं और चली जाएगी कि कुछ मुशाहिदे जो होते हैं किताब के पढ़ने से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो अगर वो मुशाहिदात भी जो उसको वो बाहर का एक्सपीरियंस भी उसको मैच्योर नहीं बना रहा तो फायदा क्या है? वो तो फिर नहीं सर, किताब के साथ लोगों का तजिया है, ठीक है, वो तो फिर जरूर काम आते हैं, उससे तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन वो वही बात है, इंटेलिजेंस को तो आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल। देखें ये हो सकता है कि अगर आपको थ्योरी आती है ना तो आप फिर अगले काम बहुत अच्छे करते हैं, विदाउट थ्योरी आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब डिग्री की अहमियत है, आज भी है डिग्री।
नहीं भी है तो किताब की जरूरत है। किताब की जरूरत है, किताब और अखबारात और जो जराइद, वो भी मैगजीन्स सर, जो भी हाँ, पढ़ने को आपको। चाहे किसी जरिए से पढ़ो। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम मोबाइल पे पढ़ो, पढ़ो तो सही, लेकिन किताब पढ़ो। शुरा साहब, बिल्कुल हमारे पास वक्त खत्म होने वाला है। ये जो बानी पीठियां ही हैं इमरान खान साहब, इनकी सेहत के हवाले से खबरें आप भी देखते होंगे। आ, इस वक्त गलत या सही तासुर ये है कि ही इज अ मोस्ट पॉपुलर रीडर राइट नाउ, बिल्कुल है। ठीक है ना। उनके हवाले से हुकूमत टाल मटोल का शिकार है, जो नजर भी आता है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया हुआ है कि 2 दफा उनकी बहनों को उनसे हफ्ते में मुलाकात करवाई जाए। वो कहती है जब वो बाहर आती हैं तो वो सियासी गुफ्तगू कर लेती हैं और फिर वो बात कहीं और चली जाती है। कुछ भी है, अगर बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ के साथ, अगर उन पर इल्जाम है कि उनकी सेहत के हवाले से, जो कि जी वो उसको नफी करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उनके ही दौर में चले गए थे। अगर उनकी आंख का मसला है और शदीद लेवल का मसला है, तो आप नहीं समझते बेहतर ये नहीं है कि एक सियासी फिजा को बेहतर बनाने के लिए जो उनका बुनियादी मुतालबा है कि उनके पर्सनल फिजिशियन को उनसे मुलाकात करने दी जाए? तो बिल्कुल ह्यूमन राइट है। ये तो इंसानी मतलब हकूक है ये। ये जरूर होना चाहिए, बल्कि जितने ज्यादा अगर आसानियां आप उन्हें दे सकते हैं तो दी जाए, और फेयर ट्रायल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर अगर कोई पर्सनैलिटी पॉलिटिकल है तो वो पीटीआई के बानी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही आपसे अच्छी गुफ्तगू रही। मैं चाहता था इसको हम तुलानी करेंगे, इंशाल्लाह इनको फिर कभी जहमत देंगे। ये जो हमने पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, जो इदारा है क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, ये फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान का इदारा है जो कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाता है। सर 70,000 शहादतें हो चुकी हैं वहाँ पे, जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसराइल जो है बर्बरियत अपनी वो जारी रखा हुआ है वहाँ पे। और पीस, बोर्ड ऑफ पीस भी बना था। मैं आपको खबर देता चलूँ, अभी तक एक पैसा उसमें जमा नहीं हुआ है, जो ट्रम्प साहब ने उनसे कहा था। तो कहाँ जाएगा फ़लस्तीन का मामला मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में? ये क्या फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जाएगा, या आपको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पहले भी मैं क्योंकि पीस का आदमी हूँ, तो मैं लड़ाई और कब्ल वक्त लड़ाई का कभी भी कायल नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई के बाद हम अपने पैसे ज़ाया करते हैं, लड़ाई से पहले उस पैसे को हम अपनी अपनी उसे ताकत बनाने की कोशिश करें, और जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी कुछ भी नहीं होगा। तो प्री मैच्योर मैं, आप बुरा ना मानिएगा, प्री मैच्योर रिएक्शन, फिर प्री मैच्योर अटेम्प्ट जो थी हमास की, तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे की ताकत का अंदाज़ा लगाना कोई बुराई नहीं है, और अपने आप को हर लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन का लेवल हो, हेल्थ का लेवल हो, अपने आप को मनाने का लेवल हो, तमाम मुसलमान कुव्वतों को इकट्ठे है। लग तो रही है ये कोई ऐसी यानी कह लीजिए अफसानवी बात मेरी, लेकिन इसी में ही गुंजाइश बनेगी एक आज़ाद फ़लस्तीन की। लेकिन अगर आप लड़ते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें आप किन लोगों से लड़ने जा रहे हैं और आपकी हैसियत न्यूयॉर्क क्या है। टाइम्स ने तो बहुत रिपोर्ट किया किस तरह से उनके साथ ज्यादतियां की गई हैं जेलों के अंदर फ़लस्तीनियों के साथ, और अंदोनाक वाक़या। लेकिन उसमें शुरा साहब एक तबसरा, एक तज्जिया ये भी है, वो तो 70 सालों से ही सप्रेस्ड हैं वो, और उनके साथ जुल्म बर्बरियत हो रहा है। तो देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ करें। वो यही हथियार उठा लेते हैं, उस पर वो मुज़ाहिमत करते हैं। लेकिन जाहिर बात है, प्रोज एंड कॉन्स चीज़ के। आपका बहुत शुक्रिया, आपका, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बहुत ही एक मुख्तसर और जामे गुफ्तगू। सैयद शुजात हुसैन साहब, प्रोफेसर सैयद शुजात हुसैन साहब, कराची के बहुत ही मशहूर शख्सियत, पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत के साथ हमने पॉडकास्ट किया। टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी आते हैं, मेरे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, और जगह भी ये जाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। ऐसे लोग हमारे मुल्क के लिए बहुत ही नायाब तोहफा है। उनकी कदर कीजिए और आगे बढ़ाइए इस पॉडकास्ट को। तस्मीन जावेद को क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।